यकीनन आपने सुना होगा कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि सिर्फ 10% लोग ऐसे हैं जिनमें इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ होती है। बाकी 90% लोग ऐसे हैं जिनमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। तो फिर क्या वजह है कि अगर इंसुलिन की कमी डायबिटीज़ की वजह नहीं है तो फिर डायबिटीज़ किस वजह से होती है? अगर आप ये वजह जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर यामिन बोचा और आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज़ की असल वजह के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। शुक्रिया। इस वीडियो से पहले मैंने डायबिटीज़ और उसकी टाइप्स के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। अगर आप आज की वीडियो को समझना चाहते हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको आज की वीडियो समझ आ जाए। उसमें हमने बात की थी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़ जो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती। तो क्या वजह है कि इंसुलिन बॉडी में मौजूद होते हुए भी शुगर के लेवल्स हाई होते हैं, इस पर हम आज डिस्कस करते हैं। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर जेरल्ड रीवन, जो कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। उनका भी यही मानना था कि डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती और वो इस बात पर 1965 से रिसर्च कर रहे थे। इसी रिसर्च की बदौलत उन्होंने 1989 में एक पेपर पब्लिश किया जो कि डायबिटीज़ की फील्ड में बहुत बड़ा चेंज साबित हुआ। उन्होंने बताया कि ओल्ड एज में होने वाली डायबिटीज़ या टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं होती बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। आई रिपीट, टाइप 2 डायबिटीज़ या ओल्ड एज में होने वाली डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी की वजह से नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। इस बात को सिंपल तरीके से समझने के लिए हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात करते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है? आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर कोई भी एंटीबायोटिक नहीं खानी चाहिए। एंटीबायोटिक क्या है? एंटीबायोटिक वो दवा जो हमारी बॉडी में मौजूद इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया के खिलाफ काम करें। आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक 98% या 99% बैक्टीरिया को मार पाती है और 1% या 2% बैक्टीरिया उससे नहीं मरते। वो जो 1% या 2% बैक्टीरिया हैं वो एक्चुअल में उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है। अब ये जो 1% या 2% बैक्टीरियाज बच जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये बॉडी में मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने जैसे और बनाते हैं। इसी तरह अगर आप वही पार्टिकुलर एंटीबायोटिक दोबारा लेते हैं तो वो 98% लोगों को नहीं मारेगी, 98% बैक्टीरिया को नहीं मारेगी, बल्कि वो 80% बैक्टीरिया को मारेगी। फिर आप जब दोबारा लेते हैं तो वो फिर 70% बैक्टीरिया को मारती है। इसी तरह अगर आप एंटीबायोटिक और वो पार्टिकुलर एंटीबायोटिक बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक वक्त आएगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन करने वाले बैक्टीरिया हैं, जरासीम हैं, वो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और यही वजह है कि आज से 20 साल पहले इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स आज इस्तेमाल नहीं होती और आज इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स 20 साल बाद इस्तेमाल के काबिल नहीं होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेनी चाहिए। तो अब आते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ। इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझने के लिए हमें दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 इंसुलिन। हमारी जो फूड है उसमें मेजर 3 कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने ज़रूर कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी होगी और हमें कार्बोहाइड्रेट की ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि कार्बोहाइड्रेट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी। अब ये डेफिनेशन हमें उस वक्त भी समझ नहीं आई थी और इस वक्त भी समझ नहीं है, लेकिन पिछले दिनों एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें कार्बोहाइड्रेट की सिंपल डेफिनेशन बताई गई जो कि मुझे बहुत इजीली समझ में भी आ गई और आपको भी समझ में आ जाएगी। वो ये कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कोई भी ऐसा फूड यानी कोई भी ऐसा खाना जो आप खाएं और जो पेट में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। इट मे और मे नॉट बी शुगर। कार्बोहाइड्रेट को आसान अल्फाज में समझने के बाद अब हम इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हम फूड लेते हैं, खाना लेते हैं, तो वो बॉडी में जाकर शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। वो शुगर जो है वो उसके बाद ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड से शुगर ने जाना होता है सेल में। सेल के बाहर होता है एक दरवाज़ा, दरवाजे के ऊपर लॉक लगा हुआ होता है। उस लॉक को खोलने के लिए एक चाबी की ज़रूरत है, वो चाबी इंसुलिन है। यानी इंसुलिन जब उस लॉक पर जाकर लगता है तो सेल का दरवाज़ा खुलता है और उस दरवाजे से शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, वो ट्रांसफ़र होकर सेल में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट और इंसुलिन को समझने के बाद अब हमारे लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को समझना बहुत आसान हो गया। किस तरह? वो इस तरह कि जब आप शुगर लेते हैं तो शुगर ने जो है वो ब्लड में जाना है, ब्लड से सेल में जाना है। सेल में जाने के लिए उसे इंसुलिन की ज़रूरत है। अब आपने क्या किया? आप जो है वो
कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आप एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल लेते हैं, ठीक है, आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपका काम है सिर्फ बैठे रहना और काम करना, ठीक है। तो जब आप शुगर लेते हैं वो शुगर ब्लड से सेल में चली जाती है। अब सेल के पास शुगर पड़ी हुई है, सेल ने क्या करना है, उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनानी है। लेकिन जब आप कोई ऐसी एक्टिविटी ही नहीं कर रहे जिसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत हो, तो वो सेल के अंदर शुगर पड़ी रहती है। अब आपने कुछ और खाया तो फिर वो दोबारा शुगर में कन्वर्ट हुई, फिर ब्लड में गई, ब्लड ने सेंस किया, पेंक्रियास से इंसुलिन मज़ीद निकाल लिया, इंसुलिन ने जाकर उस ताले पर जो है वो सेल के ताले पर लगा, लॉक खोला और उससे फिर शुगर सेल में चली गई। अब होता क्या है, सेल सेंस करता है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारी जो है वो शुगर की बोरियाँ हो गई हैं, तो अब मैं क्या करूँ कि शुगर मज़ीद ना आए। वो क्या करता है कि वो एक की जगह 10 ताले लगा देता है। फिर आप कुछ खाते हैं, शुगर ब्लड में जाती है, तो इंसुलिन आता है, देखता है कि एक ताले की जगह 10 ताले लगे हुए हैं, तो वो पेंक्रियाज में जाकर 10 इंसुलिन और ले आता है। फिर अब की बार जो है वो आपने दोबारा जब खाया है तो सेल ने क्या किया, 10 की जगह 50 ताले लगा दिया। 50 ताले के लिए 50 इंसुलिन की ज़रूरत है। इंसुलिन क्या करता है, पेंक्रियाज के पास जाता है और 50 इंसुलिन और लेकर आ जाता है, और वो 50 इंसुलिन जब उस लॉक पे लगते हैं तो मजीद शुगर को सेल में लेकर जाता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि वो 50 की जगह 100 ताले लगा लेता है सेल। तो अल्टीमेटली होता यह है कि जहां पेंक्रियास एक इंसुलिन बना रहा था वहां उसे 100 इंसुलिन बनाने पड़ रहे हैं। जब वो 100 इंसुलिन बना रहा है तो ब्लड में इंसुलिन के लेवल्स बढ़ रहे हैं, शुगर भी बढ़ी हुई है और इंसुलिन के लेवल्स भी बढ़ रहे हैं। और जब ये इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम यही कहते हैं कि सेल इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो गया है, यानी उस इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड में जो शुगर है वो सेल में नहीं जा पा रहा और ब्लड में शुगर हाई हो रहा है। तो हमें ईज़िली ये बात समझ आ गई कि जो 90% लोगों में इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर नहीं होती, उनमें एक्चुअली इंसुलिन रेजिस्टेंट की वजह से शुगर होती है। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर शुगर के बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।